तो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा हमने 3 चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग आपके लिए अपलोड कर दी थी, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड। आज हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर की, एनिमल किंगडम। इतने सारे एनिमल्स हैं, फिशेस से लेकर मैमल्स तक, और छोटे एनिमल्स भी हैं, इनवर्टेब्रेट्स में। उन सब के बारे में बात करेंगे, उन सब के कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, कैसे वो नीट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे लोग को एग्जाम्पल्स याद करने में मुश्किल होती है। उन सब बातों की कोशिश करेंगे क्विकली रिकैप करने की, और हर बार की तरह विद इन 1 आवर वी विल ट्राई कि हम टॉपिक का मेजॉरिटी जो नीट 2026 से 27 के बच्चों की हेल्प करेगा या बाद में भी हेल्प करेगा, उस हिसाब से हम टॉपिक्स को पढ़ा रहे हैं जल्दी जल्दी से। तो आइए बेटा एनिमल किंगडम की शुरुआत करते हैं। तो एनिमल किंगडम बेटे, किंगडम हम जानते हैं कैटेगरी है, डोमेन है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में कैटेगरी में ऊपर आता है ये। तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन क्या है? तो फिर पुरानी वही आंसर है बेटा कि हम सब लोगों के नाम रखने की जरूरत क्या है, ताकि हम अगर मेरे बारे में बात करनी है किसी को तो कॉन्टेक्स्ट से बताया जा सके कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वरना दो लोग किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में डिस्कस कर ही नहीं पाएंगे अगर कोई नाम नहीं होगा तो, या हमें पता नहीं होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। मैंने देखा किसी को कि एक जानवर, हमने नाम ही रख रखा कि डॉग है या कैट है, तो हम कैसे बात करेंगे? अगर मैंने देख रखा होगा तो मैं बता दूंगा कि भाई मैंने आज डॉग देखा, तो आप समझ भी जाओगे मैंने क्या देखा। मान लो नाम ही ना हो डॉग को, और मुझे मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऐसी आईज थी, ऐसे पैर थे, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। इसलिए नेमिंग नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। When you look around, you will observe different animals with different structures and forms. Millions of species animal की हैं. Need for classification is important for identification. राइट? आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? वही बायोलॉजिकल लिविंग वर्ल्ड वाली कहानी है कि पहले आप ऑब्जर्व करोगे, कैरेक्टराइजेशन करोगे किसी भी एनिमल को, फिर उसे कंपेयर करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि किस जैसा है ये, फिर नाम रखोगे, फिर उसे क्लासिफाई करोगे। वही टेक्सोनॉमी के अंदर जो हम पढ़ते थे। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हेल्प इन असाइनिंग ए सिस्टमिक पोजीशन। जैसे अगर पहली बार कभी ह्यूमन क्लासिफाई हुए तो हमने उसको एक सिस्टमिक पोजीशन दे दी। कैसे दे दी? कि भाई आई बिलोंग टू द फाइलम कॉर्डेटा, आई बिलोंग टू द किंगडम एनिमेलिया, या ह्यूमन बिलोंग टू द क्लास मैमेलिया और ऑर्डर प्राइमेटा। इस तरीके से हम क्लासिफाई करके उसको एक सिस्टमिक पोजीशन दे देते हैं हायरार्की के, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर। आगे बात करते हैं बेटे, है ना? देखो ये दिखा भी रखा है उसने सब, इतना अच्छा सा डायग्राम घूमते हुए कि कैसे कैसे चीजें इवॉल्व हुई हैं टाइम के दौरान। फिर बात आती है बेसिस क्या होता है जब भी हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को मैमल ग्रुप में डाला गया, तो कुछ सोच के डाला गया होगा कि भाई मेमोरी ग्लैंड्स होनी चाहिए, या किसी को आपने मेमोरी मैमल ग्रुप में डाला डॉग कैट, तो उसमें भी होनी चाहिए। किसी को आपने रेप्टाइल्स में डाला तो हम देखते हैं शायद उसका नेचर क्रीपिंग या प्रॉलिंग होगा। किसी को परिफेरा में डाला तो शायद उसकी बॉडी के अंदर पोर्स होते होंगे, इसलिए उस ग्रुप में रखा है। तो कुछ तो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन आप रखोगे कि किस बेस पर आप उसे किस क्लास में डाल रहे हैं। तो जैसे क्या क्या बेसिस होते हैं? तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा, वन ऑफ द बेस इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, सेलुलर है, टिश्यू है, या ऑर्गन लेवल है। अगर सेलुलर है तो हमारे पास आज के दिन एक ही ऑप्शन हम कंपेयर करेंगे और सीधा उसे पॉरीफेरा में रख देंगे। ऑर्गन लेवल है तो प्लाटीहेल्मिन्थ्स में रख देंगे। ऑर्गन सिस्टम है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा, कुछ और करेक्टर देखेंगे कैसे कैसे उसके, उस बेस पर उसे उस ग्रुप में रखा जाएगा। बॉडी की सिमेट्री, एसिमेट्री के रेडियल सिमेट्री अभी हम पढ़ेंगे आगे, कि क्या कोई एक ही प्लेन है जो बॉडी को दो हिस्सों में बांट सकता है, या कोई भी प्लेन सेंट्रल एक्सिस से जाएगा और बॉडी को बराबर बांट देगा। कोई एक ही प्लेन है तो रेडियल, और कोई भी प्लेन कोई एक ही प्लेन है तो बायोलेटरल, और कोई भी सेंट्रल एक्सिस से पास होता वो प्लेन अगर बराबर बांटेगा तो उसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं बेटे। नेचर ऑफ सिलोम, सिलोम का मतलब होता है कैविटी, होलो कैविटी लैटिन भाषा में। क्या कोई गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में कैविटी है या नहीं है, इस बेस पर हम देखेंगे। मान लीजिए कोई कैविटी है ही नहीं, तो एसलोमेट के हमारे पास 3 ही 4 ग्रुप्स हैं, पॉरीफेरा, निडारिया, टिनोफोरा और प्लेटिहेल्मिन्थ्स, यानी उन्हीं के अंदर फिर हम ढूंढेंगे उसके बाकी कैरेक्टर्स, उसे मैच करके उसी ग्रुप में डालने की कोशिश करेंगे जो भी नया ऑर्गेनिज्म हमें मिला होगा। पैटर्न ऑफ सिस्टम्स क्या है कि ओपन है या क्लोज सर्कुलेशन है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म मिला और ओपन सर्कुलेशन वाला है, तो ऑब्वियसली वो मेरे जैसा तो नहीं है, मेरा एक फंडामेंटल कैरेक्टर उससे अलग है। तो ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि उसके बेस पर फिर मेरे को कंपेयर करके आसानी हो जाएगी कि मेरे को नया ऑर्गेनिज्म जो डिस्कवर हुआ है, जो स्पीसीज है, उसे किस ग्रुप में रखना है। जर्म लेयर्स, डिप्लोब्लास्ट है या ट्रिप्लोब्लास्ट है। डिप्लो मतलब 2, जर्म, ब्लास्ट मतलब जर्म। तो 2 लेयर से पूरा जर्मिनेट होकर स्ट्रक्चर बनेगा, या 3 से बनेगा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। एम्ब्रियन से एडल्ट में कन्वर्जन होना बेटा उस बात पर डिपेंड करता है। अगर 2 लेयर से बनेगा तो उसे डिप्लोब्लास्ट कहते हैं, और 3 लेयर से बनेगा तो उसे ट्रिप्लोब्लास्ट कहते हैं।
ट्रिप्लोब्लास्ट प्लेट टेलमेंथ के बाद वाले सब होते हैं, उससे पहले वाले बेटा जनरली डिप्लोब्लास्ट कहे जाते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो सेगमेंटेशन, जैसे कि ट्रेन के डिब्बे आपने कभी देखे होंगे, एक के बाद एक के बाद एक, और सारे डिब्बे एक जैसे होते हैं। क्या किसी कुछ कुछ एनिमल्स में हमें ऐसा दिखता है कि सेगमेंट एक के बाद एक रिपीट कर रहे होते हैं, सेम सा ही ऑर्गन उनके अंदर होता है। जैसे हमारे शरीर में 12 पेयर रिब होती हैं, 26 वर्टेब्रा होते हैं, या अर्थवर्म का पूरा स्ट्रक्चर एक जैसा ही हमें दिखता है देखने में, उसे कहते हैं सेगमेंटेशन। जब एक्सटर्नली या इंटरनली बॉडी का ऑर्गेनिज्म सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए और वो रिपीट कर रहा हो एटलीस्ट सम ऑर्गन्स को, कि पहले सेगमेंट में भी नेफ्रिडिया था, दूसरे में भी नेफ्रिडिया, तीसरे में भी नेफ्रिडिया है। इस तरीके से पहले में भी वर्टिब्रा है, दूसरे में भी वर्टिब्रा है, तीसरे में भी वर्टिब्रा है, या रिब है, रिब है, रिब है। उसे प्रॉपर्टी को हम या उस फिनोमेना को मेटामेरिज्म भी कहते हैं। मेटा मतलब आफ्टरवर्ड्स और मैरिज्म मतलब पार्ट्स। तो आफ्टरवर्ड यानी सक्सेसिव, बेसिकली एक के बाद दूसरा रिपीटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सब टर्म्स को आइए बेटा अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहली बात क्या है, सेलुलर लेवल। कि सेल्स ही अरेंज्ड हैं और लूज सेल एग्रीगेट वो कंबाइन करके टिश्यू जैसा फंक्शन नहीं करते हैं। तो उसका एग्जाम्पल होता है स्पॉन्जेस। इसके अंदर सेल्स बहुत सारे होते हैं और हर सेल के पास एक डिवीजन ऑफ लेबर या एक्टिविटी करने का रास्ता होता है कि किस सेल को क्या काम करना है। कुछ सेल्स रिप्रोडक्शन में काम करेंगे तो कोई सेल डाइजेशन में काम करेगा। दूसरा होता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में सेम फंक्शन करते हैं कुछ सेल्स, जैसे कि सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा का मतलब क्या होता है भाई, तो सीलोन का मतलब तो सिलोम जैसा ही कुछ है, यानी कि कैविटी। और टेरेटा का मतलब होता है इंटेस्टाइनल पार्ट बेसिकली, या एंटरॉन या गट। तो गट कैविटी जैसा कुछ स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम गैस्ट्रोसील भी कहते हैं। तो उसी हिसाब से इसको बेटा हमने नाम दिया हुआ होता है कि कैविटी और गट या इंटेस्टाइन, राइट। तो गैस्ट्रोसील इनके अंदर होती है। ऑर्गन लेवल, जिसमें टिश्यू से ऑर्गन बन जाए, जैसे कि प्लैटी हेलमिन्स। प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिंथ का मतलब होता है वॉर्म, तो ये बेटा फ्लैट वॉर्म्स कहलाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारे शरीर में है कि डाइजेशन करने के लिए कोई एक सफिशिएंट नहीं है, एक से ज्यादा ऑर्गन्स मुझे लगेंगे। स्टमक भी लगेगा, इंटेस्टाइन भी लगेगा, ओरल कैविटी भी लगेगी, तो उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि एनालिड्स यानी कि लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, बॉडी के सेगमेंट्स रिंग जैसे सर्कुलर दिखते हैं बहुत बार। और कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स मतलब जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है, दे हैव कॉल्ड एज दे हैव नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जरूर होगी, कभी कभी एडल्ट्स में भी नोटोकॉर्ड दिख सकती है, तो उसे बोलते हैं कॉर्डेट्स। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब कोई ऑर्गेनिज्म मुझे मिला जो ऑर्गन लेवल पे था, है ना, तो ऑब्वियसली मैं शायद उसके ज्यादातर करेक्टर्स किस जैसे होंगे, प्लैटी हेलमिन्स जैसे ही होंगे। तो उस करेक्टर के बेसिस पर मैंने उसे आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन से ग्रुप का होगा, फिर नाम दे दिया और फिर उसे पूरी क्लासिफिकेशन हायरार्की सिस्टम में अलग अलग पोस्ट दे दी। ये किंगडम तो प्लैटीहेल्मिन्स, सॉरी फाइलम तो प्लैटीहेल्मिन्स है, बट किंगडम कौन है, एनिमेलिया। ऐसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। दिख भी रहा होगा डायग्राम्स में बेटा, यहाँ पर सारे सेल्स इकट्ठे हो रखे हैं एक फंक्शन करने के लिए। यहाँ पे दिख रहा है अपने स्टमक या इंटेस्टाइन जैसा कि बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन से शायद काम करने के लिए, यहाँ पे एक सिंगल ऑर्गन दिख रहा है। आगे चलते हैं बेटा। तो आगे हमारे पास होते हैं सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटीज की बात आ जाती है हमारे पास। सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटीज की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम एंड वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इनकम्प्लीट हो सकता है, यानी कि एक ही ओपनिंग होगी, माउथ और एनस दो अलग अलग ओपनिंग्स नहीं होंगी, जैसा कि प्लैटीहेल्मिन्स में होता है। और कई बार तो प्लैटीहेल्मिन्स टेपवर्म वगैरह में डेड सिस्टम की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उसमें हुक्स और सक्कर्स होते हैं और वो सीधा ब्लड को क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, डाइजेस्टेड, उसमें सब न्यूट्रिएंट्स उसको डायरेक्टली मिल जाते हैं बेटा। कंप्लीट होता है जब दो ओपनिंग्स होती हैं, जैसे कि हमारे शरीर में। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे यू आएगा बेटा। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके का होता है, सिंपल सी बात याद रखनी है, क्या मेरा ब्लड डायरेक्टली सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कांटेक्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहा है, यानी कि सीधा सेल के ऊपर ब्लड गिर रहा है, यानी सेल उसमें बात कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ओपन। और अगर नहीं डायरेक्टली आ रहा है तो बोलते हैं क्लोज। जैसे हमारे केस में ब्लड कांटेक्ट में नहीं आता सेल के साथ, जनरली ब्लड जो होता है उससे लिम्फ बनता है, लिम्फ कांटेक्ट में आता है, तो उसे बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। तो वही लिखा गया है, बात इनडायरेक्टली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्ट कांटेक्ट या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्ट कांटेक्ट का ना होना जो होता है बेटा, उसको कहते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था सिमेट्री के बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म मेरे को दिखा और दिखा कि उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एसिमेट्रिक है,
तो वहीं पे मेरे को समझ में आ जाएगा कि शायद ये पॉरीफेरा ग्रुप का होगा। जैसे कि ये है, कोई भी प्लेन ऑफ एक्सेस जो है वो उसको बराबर में नहीं बांट सकता। फिर मैंने देखा कि ये डायग्राम में देखो, ये प्लेन ऑफ एक्सेस भी इसको इक्वली बांट सकता है, ये वाला प्लेन ऑफ एक्सेस भी इसको इक्वली बांट सकता है, और जो तीसरा है वो भी बांट सकता है। तो कोई भी प्लेन जो सेंटर से क्रॉस करेगा और उसको अगर कोई भी प्लेन सेंटर से क्रॉस करता है और ऑर्गेनिज्म को बराबर बांट देता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री को माना जाता है रेडियल सिमेट्री। जैसे रेडियल स्पोक होता है सीलिया फ्लैजिला में या फिर व्हील में, वैसे वाली बात। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये सिलेंट्रेटा में पाया जाता है, जिसका मतलब मैंने बता ही दिया था आपको, होलो कैविटी इन द गट। टीनोफोर्स, टीनो का मतलब होता है कॉम्ब, फोर्स का मतलब हमेशा मैंने पहले भी बताया बेटा आपको पिछली वीडियोस में, बियरिंग। जैसे आर्किगोनियोफोर, सोनिडियोफोर, जो हम फंगस वगैरह या ब्राइफाइट में बात कर रहे थे। इकाइनोडर्म्स, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, डर्म का मतलब स्किन। इकाइनोडर्म के अंदर एक स्पेशल फीचर होता है कि जो उसकी एडल्ट होती है वो रेडियली सिमेट्रिकल होती है, बट जो उसका लार्वा होता है बेटा वो बायलैटरली सिमेट्रिकल ही माना जाता है। आगे चलते हैं बेटा। आगे हमारे पास आता है बायलैटरल सिमेट्री, कि कोई एक ही प्लेन ऑफ एक्सेस होगा तो इसको दो हिस्सों में बांट सकता है। जैसे शायद ये बटरफ्लाई दिखाना चाह रहा है, बटरफ्लाई आर्थ्रोपोडा ग्रुप की होती है, तो देखो आर्थ्रोपोडा में यही होता होगा। इसके अलावा एनालिड्स में, मोलस्का में, कॉर्डेट्स में, सब में यही होता है। एनालिड का मतलब तो अभी हमने पीछे देखा ही था, लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो आर्थ्रो वर्ड का मतलब होता है जॉइंट, पोडा मतलब का मतलब होता है फिट या अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मतलब होता है टू हैंग अपॉन, है ना, सेंट्रल बॉडी पार्ट से जो साइड में एक्सटर्नली निकले हुए पार्ट होते हैं उस पर अटैच होते हैं, हैंग कर रहे होते हैं, उसे बोलते हैं अपेंडेजेस। तो इसके पास ऐसे अपेंडेजेस होते हैं। मोलस्का, मोलास करके एक वर्ड होता है लैटिन में, इसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड। सबके मतलब इसीलिए बता रहा हूं कि याद रहेगा। कॉर्डेट मैंने अभी आपको बताया ही था, जिसके पास नोटोकॉर्ड होती है बेटा। तो ये देखो, ये बायलैटरल सिमेट्री हो गई, एक ही प्लेन में इक्वली पटते हैं ये। तो बायलैटरल, रेडियल, एसिमेट्रिक, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन लेवल, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हमने कर ली है बेटा। अब आगे देखते हैं। तो ये आ गया हमारे पास जर्म लेयर्स के हिसाब से। ब्लास्टिक का मतलब मैंने बताया था आपको, जर्म ही होता है, या ब्लास्ट का मतलब, डिप्लो का मतलब टू। दो ही लेयर्स जर्मिनेट करेंगी पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, दो ही लेयर ऑफ सेल्स, जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा। एक लेयर का नाम हो गया एक्टोडर्म, एक्टो मतलब आउटवर्ड, डर्म का मतलब होता है स्किन, और एक अंदर हो गई एंडोडर्म। मिडल लेयर इसमें, इंडो मतलब इनर, डर्म का मतलब स्किन, मिडल नहीं है। मिडल लेयर ऑफ सेल्स की जगह क्या है? देखो इधर तो सेल्स हैं ये वाले, इसको बोला जा रहा है मीजोडर्म, बट इधर सेल्स नहीं है। ये यहाँ पर लेबलिंग होनी चाहिए थी इसकी, मीजोडर्म की थोड़ा नीचे तक आ गई है बेटा। तो एंडोडर्म है यहाँ पर, ये रहा, और एक्टोडर्म है, लेकिन मीजोग्लिया दिखाया गया है। मीजोग्लिया का क्या मतलब होता है? मीजो का मतलब होता है मिडल, और ग्लिया का मतलब होता है बेटा ग्लू, यानी ग्लू लाइक स्ट्रक्चर जिसने बाहर और अंदर वाली लेयर को जोड़ रखा होगा। मीजोग्लिया जो होती है बेटा वो ए सेलुलर होती है, एक और निडारिया में पाई जाती है जनरली। एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मीजनकाइम, वो स्पॉन्जेस वगैरह में दिखता है या बड़े एनिमल्स के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में दिखता है, बट वो सेलुलर होता है, उसमें कई बार अमीबोसाइट जैसे सेल्स होते हैं। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन मीजनकाइम एंड मीजोग्लिया। तो ये 3 लेयर और 2 लेयर का कॉन्सेप्ट हो गया भाई, जो हमें समझ में आना चाहिए। अब आगे चलते हैं। ट्रिप्लोब्लास्ट 3 लेयर है, मैंने जैसे आपको बताया ही था बेटा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। क्लियरली मेसोडर्म बिटवीन एक्टो एंड एंडो आएगा। कहाँ पाई जाती है? तो प्लैटीहेल्मिन से लेकर आगे सब में। मैंने थोड़ी देर पहले भी यही बात आपको कही थी कि डिप्लोब्लास्टिक प्लैटीहेल्मिन से पहले पाए जाते हैं, बाकी सब प्लैटीहेल्मिन के बाद पाए जाते हैं बेटा। एनेबल डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड सिस्टम। आगे चलते हैं। तो देखो फिर आता है सीलोम की बात। टाइप ऑफ बॉडी कैविटी, सीलोमेट, बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म। यानी ध्यान से देखो बेटा तीनों डायग्राम्स को, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पर एक कैविटी है जो कि एंडोडर्म के अंदर है, बट इसके अलावा कोई और कैविटी एग्जिस्ट नहीं करती है।
यानी कि जो बॉडी वॉल बेसिकली नॉर्मल भाषा में, लेमन भाषा में कहें तो जो एक्टोडर्म है और जो एंडोडर्म है, एंडोडर्म के अंदर तो कैविटी है बट एंडो और एक्टो के बीच में कोई कैविटी नहीं है ना। ये जो एंडोडर्म है और एक्टोडर्म है, इनके बीच में कोई कैविटी नहीं है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं, यानी कोई गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में कोई कैविटी नहीं है, उसे हम बोलते हैं एसिलोमेट कंडीशन। जो एनसीईआरटी में ट्रिप्लोब्लास्ट का एग्जाम्पल दिखाया गया है वो एसिलोमेट ही दिखाया जाता है बेटा। क्लियर। दूसरा होता है स्यूडोसिलोम, कि भैया कैविटी तो है, अगर ये गट वॉल बॉडी वॉल्व है और ये गट वॉल है तो इसके बीच में कैविटी तो है, लेकिन वो कैविटी कंप्लीट नहीं है। उस कैविटी को बीच बीच में किसने रोक रखा है बेटा? उस कैविटी को बीच बीच में इन सेल्स ने इंटरप्ट कर रखा है। इन सेल्स को क्या बोलते हैं हम? इन सेल्स को बोलते हैं मीजोडर्मल सेल्स। यानी कि मीजोडर्म इंटरप्ट कर रहा है या पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है इन बिटवीन द कैविटी। जबकि जो ये तीसरा डायग्राम है, यहां पर आप देखोगे कि अगर ये कैविटी है, अगर ये कैविटी है तो इस कैविटी के बाहर ये पूरे सेल्स हैं जो इसको कंप्लीटली लाइन कर रहे हैं, और कैविटी एंडो और एक्टोडर्म के गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में पाई गई है। इसको बोलते हैं सीलोमेट। तो तीन कंडीशंस होती हैं। सीलोमेट लाइंड बाय मीजोडर्म एनलिडा से कॉर्डेटा तक। स्यूडोसिलोम मीजोडर्म पाउचेस की तरह प्रेजेंट है जो बी में है, हिंडर कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है कैविटी को। किसमें पाया जाता है? एस्की हेलमेंस। और एसिलोमेट जहां पे बॉडी कैविटी नहीं होगी। प्लेटी मतलब फ्लैट होता है बेटा। एस्की वर्ड का मतलब होता है सैक लाइक, एस्कीडिया, या आपको ध्यान हो एस्कोमाइसिटीज जिसमें एस्कीडिया होता था, बेसिडियोमाइसिटीज बेसिडिया होता था फंगस में, जो हमने पिछली वीडियो में फंगस वाली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में समझाया था। ये बिल्कुल वैसी ही बात है बेटे। तो यहाँ पर सैक लाइक या राउंड सर्कुलर चीज होगी, इसलिए इसका नाम राउंड वॉर्म भी होता है, जैसा कि हम जानते हैं बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। 11th 12th में पहली बारी में कई बार हमें ये समझ नहीं आया होता बेटा। सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। मेटामेरिज्म, मेटा का मतलब होता है आफ्टर या सक्सेसिव, आफ्टर या सक्सेसिव, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। मेरिज्म का मतलब तो पार्ट ही होता है हमेशा, यानी सक्सेसिव पार्ट्स एक जैसे होना। जैसे ट्रेन का एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा एक ही जैसा होता है, बिल्कुल वैसे ही। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। जैसे देखो ये सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4, सेगमेंट 5, बट एक जैसे लग रहे हैं सारे के सारे विद सीरियल रिपीटेशन। और इन सेगमेंट्स के अंदर सीरियल रिपीटेशन होगा किसका? ऑफ ऑर्गन्स। एनसीईआरटी यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर देती है, एट लीस्ट, ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स। कि अगर पहले सेगमेंट के अंदर नेफ्रिडी है तो हो सकता है दूसरे सेगमेंट में भी नेफ्रिडी हो, तीसरे में भी हो, या पहले के अंदर वर्टिब्रेट है तो दूसरे में भी, तीसरे में भी, या पहले के अंदर रिब है तो दूसरे और तीसरे में भी। इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म, की सक्सेसिवली रिपीट हो रही हैं चीजें, जैसे कि अर्थवॉर्म। नोटोकॉर्ड क्या होता है बेटा? नोटोकॉर्ड का मतलब होता है कॉर्ड या स्ट्रिंग का होना, होगी या नहीं होगी डॉर्सल साइड पर। कौन से लेयर से बनता है? मीजोडर्म से बनता है। डॉर्सल साइड पे देखो, जैसे ऊपर की तरफ बना रखा है तो डॉर्सल साइड ही होती है बेटा, और नीचे वाली वेंट्रल साइड, लोअर साइड। जैसा ही कानोडर्माटा में वो लिख भी देता है कि माउथ इज ऑन वेंट्रल या लोअर साइड, तो वेंट्रल का मतलब लोअर होता है, वो आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए। कॉर्डेट्स पोजेस नोटोकॉर्ड, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। ये सिंपल सी बात होती है। आगे चलते हैं। कॉर्डेटा वाले डायग्राम में आप देखोगे कि नर्व कॉर्ड जो होता है वो नोटोकॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये एक एनसीईआरटी की लेबलिंग है, जिसको एक बार देखने के बाद एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, तो इसे आप देख लीजिएगा, मैं इसमें कुछ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगा बेटा। सिंपल बताता है, पॉरीफेरा सेलुलर है, एसिलोमेट है। एसिलोमेट और कौन कौन है? टीनोफोरा तक के हैं। सिलोमेट कौन है? आगे वाले सारे हैं, एनिलिडा से कॉर्डेटा तक। कौन रेडियल है, कोई बायलेटरल है, जो हम अब तक बता चुके हैं उसी बात को यहाँ पर ये रिपीट कर रहा होता है। फाइलम पॉरीफेरा, पॉरी का मतलब फिर से वही बेटा पोर्स, पैरा का मतलब वही बेयरिंग, कि इसके शरीर में बहुत सारे क्या होंगे बेटा? पोर्स होंगे, जैसे आपको दिख भी रहा होगा। इन पोर्स को हम कहते हैं ऑस्टिया। जिस पोर से एंट्री होती है, आपको एंट्री होते हुए भी दिख रही होगी, जहां से एग्जिट होता है उसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम। और जो सेंटर में कैविटी है जिसके अंदर ये सब पानी आएगा और उसमें से आप डाइजेशन या रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन कुछ करोगे, उसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील।
स्पॉन्जो मतलब स्पॉन्जेस, सील मतलब वही कैविटी बेसिकली, तो स्पॉन्जेस के अंदर की कैविटी का नाम आप रख सकते हो स्पॉन्जो सील बेटा। ऑस्कुलम एग्जिट पॉइंट हो गया, ठीक है भाई। इनकी बॉडी वॉल में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जन फाइबर्स, जो इनके स्केलेटन की तरह काम करता है। कैसे काम करता है बेटा? इनके लिए स्केलेटल सिस्टम की तरह काम करता है। ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, स्पॉन्जुला। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दिस इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। फिर बात आती है कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, मेराइन मोस्टली एसिमेट्रिकल, इंपॉर्टेंट लाइन है। सेलुलर लेवल के वाटर कैनाल सिस्टम होता है। वाटर ऑस्टिया से एंटर करता है, स्पॉन्जोसिल और ऑस्कुलम में जाता है। ये जो कोलर लाइक, यहाँ पर जो स्पॉन्जोसिल है, यहाँ पर कुछ ये जो कोलार लाइक सेल्स हैं जिसने स्पॉन्जोसिल को कवर कर रखा है, इनका नाम होता है बेटा कोएनोसाइट्स या कोलार लाइक सेल्स। ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोइनोसाइट्स ना हो तो स्पॉन्जेस कई बार जिंदा भी ना रह पाए, इस कंडीशन में चले जाते हैं। फिर बात हो गई कोइनोसाइट्स कोलार सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील। और क्या इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में हमें ध्यान रखनी चाहिए? तो हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए, जैसे इसकी जो फर्टिलाइजेशन है बेटा वो इंटरनल होती है, ये बात याद रख सकते हैं हम। इसकी जो डाइजेशन होती है वो इंट्रासेलुलर होती है। इस ग्रुप के ज्यादातर एनिमल्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि नॉन लिविंग कह रहा हूं सॉरी, बाइसेक्सुअल होते हैं। तो ये कुछ दो चार बातें हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, बच्चों को ये बात जनरली याद नहीं रहती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है इसके अंदर भी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली आपको या तो टिनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा और एकानोडर्माटा, बाकी सब जगह इंटरनली है, तो कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं आती है इन जनरल, जितना एनसीईआरटी में मेंशन किया गया उसके अकॉर्डिंग। तो ये स्पॉन्जेस की बात हो गई, पॉरीफेरेंस की बात हो गई बेटा। आगे चलते हैं। ये नीट में पूछ सकते हैं कौन सा डायग्राम किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का है। साइकॉन, यूस्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। फिर निडारिया की बात हो गई भाई। निडारिया क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो इनके अंदर नीडोब्लास्ट सेल होता है, इसलिए हम इसको निडारिया कह देते हैं। एक तो सिंपल सी बात यही हो गई। दूसरी बात भाई, इसकी दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं जैसा कि डायग्राम में दिख रहा होगा, जैसे कि पॉलिप फॉर्म। पॉलिप फॉर्म जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है वो दिया गया है एडमीशिया। और मेडुसा फॉर्म होती है बेटा जो एग्जाम्पल दिया गया ऑरेलिया। ऑरेलिया या ऑरम जो होता है बेटा वो येलो बॉडी अपीयरेंस के कारण इसको कहते हैं, गोल्ड जैसी अपीयरेंस होती है इसलिए। अब जेलीफिश नाम होता है इसका, लेकिन ये फॉल्स फिश है। पाइसेस से पहले वाली जितनी भी फिशेस आती हैं वो सब जनरली बेटे फॉल्स फिश के कैटेगरी में ही आते हैं। एक्वाटिक, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये लोग, ठीक बात है। निडोब्लास्ट प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स एंड बॉडी सरफेस, यानी कि ये जो टेंटिकल्स दिख रहे हैं आपको, या इसमें ऊपर दिख रहे हैं, इसमें नीचे दिख रहे होंगे बेटा, यहाँ प्रेजेंट होता है। ऊपर टेंटिकल्स हैं, इसका एक और मतलब है कि पॉलिप जो होगा बेटा जनरली सेसाइल नेचर का होगा, यानी वो खुद से चल नहीं पाएगा। और मेडुसा जो होगा वो मूव कर पाएगा हमसे, वो फ्री लिविंग होगा, सिंपल सी बात है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है देखो, इसलिए इसका नाम ही सीलेंट्रेटा है। एंटरॉन का मतलब ही मैंने आपको बताया था गट या इंटेस्टाइन, सिलोम का मतलब कैविटी। There is a cavity in gut, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग। इसके अपर बॉडी पार्ट पर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हाइपोस्टोम। कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है इस ऑर्गेनिज्म में। अपर बॉडी पार्ट पर एक कॉनिकल स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ कोन लाइक स्ट्रक्चर है मान लीजिए, जिसका नाम है हाइपोस्टोम। और इस हाइपोस्टोम की बेटा टिप पर होता है माउथ, यहां होता है माउथ, इसलिए एनसीईआरटी में लिख देते हैं माउथ प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम। हाइपो का मतलब हो गया बिलो, स्टोम मतलब माउथ। तो बच्चे को लगता है जब हाइपोस्टोम पे ही माउथ है तो बिलो माउथ हाइपोस्टोम कैसे हो सकता है? तो ऐसे हो सकता है बेटा। टू बॉडी फॉर्म्स होती हैं, पॉलिप और मेडुसा बेटा। जब इसको इसमें कन्वर्ट होना है तो एसेक्सुअल, और इसको इसमें कन्वर्ट होना होता है तो एसेक्सुअल फॉर्म का काम करता है। कई बार इसके अंदर कोरल्स भी नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं बेटा? कोरल्स।
वो क्या करते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं। जैसे कोरेलॉइड रूट्स भी हम प्लांट किंगडम में पढ़ते थे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, वहां पे भी कोराल वर्ड हमने आपके साथ यूज करा था। बिल्कुल वैसी सी ही बात होती है बेटा, ये भी है ना। आगे चलते हैं। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है, जैसे हाइड्रा तो पॉलिप ही रहेगा हमेशा। एक सरपेंट था बहुत पुराना ग्रीक के अकॉर्डिंग, जिसको मारते थे दोबारा ग्रो कर जाता था। हाइड्रा भी ऐसा ही रीजनरेट कर जाता है बर्ड बना बना के, इसलिए उस नाम पर ही इसका नाम हमने हाइड्रा रखा हुआ है। और इसमें होता क्या है देखो, तो मेटाजेनेसिस हो सकती है, यानी कि मेरे बच्चे ध्यान से अगर आप देख रहे होगे तो मान लीजिए ये पॉलिप की स्टेज है, ये मेडुसा की स्टेज है, तो मेडुसा वापस पॉलिप में आ सकता है और पॉलिप वापस मेडुसा में जा सकता है। इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या इसके लिए एक टर्म यूज होता है मेटाजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है क्रिएशन, और मेटा का मतलब होता है डिफरेंट वेरिएबल तरीके से क्रिएट करना। कि आपके पास अलग अलग रास्ते हैं, आप एक दूसरे को क्रिएट करने के लिए दो अलग मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे पॉलिप से मेडुसा की तरफ अगर मेरे को जाना है तो मैं एसेक्सुअल मोड शायद यूज कर लूं, और मेडुसा से वापस पॉलिप की तरफ आना है तो मैं सेक्सुअल मोड का इस्तेमाल कर सकता हूं। इसलिए इसे बोलते हैं कि क्रिएशन के अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल, मेटा मतलब वेरिएशंस हैं उसके पास एक दूसरे स्ट्रक्चर को क्रिएट करने की। एग्जाम्पल होता है ओबिलिया। ओबिलिया जो वर्ड होता है वो उसकी कॉलोनी की शेप के कारण होता है। उसकी कॉलोनी की शेप राउंड केक जैसी होती है, और ग्रीक लैटिन भाषा जो होती हैं उनमें ओबिलिया का मतलब राउंड केक ही होता है, इसलिए ये नाम इसके लिए रखा जाता है बेटा। फिर निडोब्लास्ट क्या होता है, तो वही निडारिया का मेन फीचर है। इससे निडाब्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेल होता है निडारिया के लिए। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। स्टिंगिंग का मतलब शार्प पॉइंटिंग ऑर्गन, जो किसी में टॉक्सिन इंजेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। और स्टिंगिंग कैप्सूल का एक दूसरा नाम जो यहाँ पर उसने दिखा भी रखा है, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, निमैटोसिस्ट भी होता है, जिसके अंदर आप देखोगे यहां से पॉइजन कभी भी बाहर आ सकता है और सामने वाली प्रे को अफेक्ट कर सकता है। फॉर कैप्चरिंग प्रे इसका इस्तेमाल करा जाता है। तो हाइड्रा, ओबिलिया, ये एडमीशिया, ओरिलिया, उसके वाला पेनिटेवला, गॉर्जोनिया, और भी बहुत सारे नाम आपको एनसीईआरटी में इस पर्टिकुलर फाइलम के साथ बेटा दिखते हैं। वो सारे आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। आगे चलते हैं बेटा। तो हमारे पास आता है फाइलम टीनोफोरा। टीनो का मतलब होता है कॉम्ब, मैंने आपको पहले ही बता दिया था बेटा। फोरा का मतलब होता है बियरिंग या प्लेट्स। तो कॉम प्लेट बियरिंग होता है, इसलिए इसके अंदर देखो लिखा गया है कि 8 सिलिएटेड कॉम प्लेट्स होती हैं। जस्ट लाइक जैसे टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉम के ब्रिसल से निकले होते हैं बाहर की तरफ, ऐसे ही इसमें होता है। एनसीईआरटी के डायग्राम में क्लियरली दिखता है कि 8 होते हैं और ये एक्सटर्नल होते हैं। सी वॉलनट्स कहते हैं, क्योंकि जैसे वॉलनट की शेप होती है राउंड, वैसे इनकी भी होती है। वॉलनट ट्रांसलूसेंट होता है, ये भी होते हैं। कॉम्ब जेलीज कहते हैं। एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा इसके साथ जो आपको याद रखना है कि ये जो फाइलम है बेटा, ये किस तरीके का होता है, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है। ये आपसे एग्जाम में एक्सपेक्ट करा जाता है कि आपको पता हो। बायोल्यूमिनेसेंस होती है, यानी कि लाइट एमिट करने की एबिलिटी इनके पास होती है। इनकी एक और बात जो आपको याद रखनी होती है हमेशा, कि इनमें सिर्फ और सिर्फ ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, जबकि पहले वाले में तो इंटरनल थी। डाइजेशन इसमें इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। इसके ग्रुप के 2 एग्जाम्पल्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, प्लूरोब्रेकिया, जिसमें से एक है बेटा, और दूसरा नाम होता है टीनोप्लाना, जो कि आपको एनसीईआरटी में क्लियरली दे रखा होगा। तो आपसे बस इतनी ही उम्मीद करी जाती है कि घर जाके आप एक बार क्लास के बाद, आप एक बार ऑनलाइन क्लास जो वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लें, बस तो आपका काम हो जाएगा बेटा। तो ये देखो, ये बात हो गई हमारी इस वाले टॉपिक के अंदर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज प्लेटी हेलमिन्थ। प्लेटी का मतलब मैंने पहले ही बताया था फ्लैट, हेलमिन्थ का मतलब वॉर्म है, तो फ्लैट वॉर्म्स है। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था जब हम पढ़ रहे थे कि इसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है।
और कभी कभी होता भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली होस्ट से न्यूट्रिशन ले सकता है। कैसे ले सकता है? वाया हुक्स एंड सकर्स। हुक्स एंड सकर्स क्या कर लेता है? ये एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिशन को। किससे बेटा? फ्रॉम होस्ट, राइट। दूसरी बात जो हमारे लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जो हमें पता होनी चाहिए, कि ये लोग मोस्टली एंडो पैरासाइट्स होते हैं। बाकी इन सब में जनरली डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, बहुत सारी लार्वल स्टेजेस हमें दिखती ही हैं। बाकी देखो, बायलेटरल सिमेट्री का पहला एग्जांपल हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। 3 जर्म लेयर्स हैं, सीलोम नहीं है, फ्लेम सेल्स हैं। फ्लेम सेल्स मतलब जो सेल्स होती हैं वो टफ्ट ऑफ सीलिया जैसी होती हैं। कैसे अपीयरेंस होती है बेटा? टफ्ट ऑफ सीलिया। तो जैसे घर में हम जोत लगाते हैं, दिया लगाते हैं, तो उसकी जो फ्लेम होती है वैसे फ्लिकर कर रही होती है। ऐसे सीलिया जब मूव करते हैं तो फ्लिकरिंग फ्लेम जैसी अपीयरेंस होती है। इसलिए इन सेल्स को हम क्या बोल देते हैं? फ्लेम सेल्स बोल देते हैं। रीजनरेशन कैपेसिटी होती है प्लेनारिया या प्लानस, इसका मतलब भी फ्लैट ही होता है लैटिन में। 2 मेन एग्जाम्पल्स होते हैं, टीनिया या टेप फॉर्म। टीनिया का मतलब भी क्योंकि फ्लैट ही होता है, और लिवर फ्लूक या फेसिक्यूला। 2 एग्जाम्पल्स आपको इसमें नजर आते हैं जब हम फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स की बात करते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और हमेशा आता है कि कौन सा ट्रिप्लोब्लास्ट है जो कि एसिलोमेट भी है, तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है बेटा? प्लैटीहेल्मिन्थ्स होता है। तो हमने अभी तक प्लैटीहेल्मिन्थ्स, टीनोफोरा, निडारिया, फाइलम और बेसिक जो क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात थी वो कर ली है बेटा। अब आगे चलते हैं हम अगले टॉपिक पर, है ना। विदाउट वेस्टिंग टाइम, हमारा काम ही है हम फटाफट आगे जाते रहें। आपको क्वेश्चंस करने हैं तो ऐप है एस्पायर वर्टेक्स, आप उससे कर सकते हैं। कमेंट में अपनी कोई डाउट प्रॉब्लम है तो वो आप हमें बता सकते हैं बेटा। आगे चलते हैं, तो देखो भाई आगे क्या है। तो आगे हमारे पास बेटा एक टॉपिक है जिसका नाम होता है क्या? जिसका नाम है हमारे पास फाइलम एस्कीहेल्मिन्थ्स। फाइलम एस्कीहेल्मिन्थ्स के अंदर क्या है भाई? स्यूडोसिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। स्यूडोसिलोम हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैविटी के बीच बीच में मेसोडर्म के पाउचेस आ जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, राउंड वॉर्म्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल पूरी है यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। सेक्स इज सेपरेटेड, डाइशियस। इशियस का मतलब होता है हाउस, डाई का मतलब होता है 2, यानी इनके 2 घर होते हैं, मेल और फीमेल के अलग अलग। फीमेल्स जनरली लॉन्गर होती हैं मेल से। जिसमें एक कर्वेचर दिख जाता है उसे बोलते हैं मेल, जिसमें कोई कर्वेचर नहीं दिखता है उसमें बोलते हैं फीमेल। एनसीईआरटी में थोड़ा सा पूंछ घुमा रखी है फीमेल की भी, बट कर्वेचर उसी को बोलते हैं जो घूम के वापस उसी पॉइंट पे हमारे को टच करके दिखा देता है। इसके अंदर एनसीईआरटी में और क्या मेन बात दे रखी है? तो डेवलपमेंट, इसके अंदर एक लाइन लिख दी जाती है कि डेवलपमेंट जो होती है बेटा वो इनडायरेक्ट भी हो सकती है, यानी कि बीच में शायद लार्वा बने, या डायरेक्ट भी हो सकती है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हो गया एस्करिस। ऐसे ही बेटा इसके अंदर एक और एग्जाम्पल होता है जो हमें 12th में पढ़ाते हैं, विचेरेरिया, जिससे कि एनलिफेंटियासिस होता है या एनसाइक्लोस्टोमा हो सकता है, राइट। एस की मतलब वही सैक लाइक या वॉर्म, राउंड लाइक, और हेलमिंथ का मतलब वॉर्म हमेशा होता ही है। कभी कभी एक वर्ड यूज हो जाता है कि इनडायरेक्ट का मतलब है लार्वा। लार्वा मतलब, लार्वा का लैटिन या ग्रीक मतलब जब निकालते हैं हम भाषा में तो उसका मतलब निकलता है क्या? मास्क। मास्क कर देता है, यानी उसको देख के आप बता ही नहीं पाओगे कि एडल्ट कैसा दिखेगा। अगर मैं बटरफ्लाई का लार्वा कैटरपिलर देखूं तो उसको देख के हम जज भी नहीं कर पाएंगे कि एडल्ट बटरफ्लाई कैसे दिखती होगी। तो लार्वा का मतलब वही होता है मास्क। आगे चलते हैं बेटा, एस्कीहेल्मिन्थ्स में मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हमने करी हैं। नेक्स्ट इज एनेलिडा। एनेलिडा का मतलब होता है लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। देखो दिख भी रहा होगा आपको, ऐसे लग रहा है कि गोल गोल रिंग लाइक सेगमेंट्स जो हैं वो बने हुए हैं। दूसरे में भी लग रहा होगा, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए भाई दोस्तों। इसके अंदर मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है, पैरापोडिया इन नेरेस फॉर स्विमिंग। पैरा का मतलब होता है बिसाइड या लैटरली, पोडिया का मतलब तो फीट होता ही है। तो ये जो लैटरल फीट लाइक एक्सटेंशंस होती हैं बाहर की तरफ, इन्हीं को हम कहते हैं पैरापोडिया, जो स्विमिंग या एक्सक्रीशन वगैरह में हमारी मदद करती हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, नॉन कॉर्डेट्स में एक ही है बेटा जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जिसमें क्लोज्ड होता है, वरना कुछ मोलस्काज में, सेफलोपोड्स में दिखता है क्लोज, बट एनसीईआरटी में सेफलोपोड की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना होता।
नेफ्रिडिया या किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर एक्सक्रीशन। एक और इंपॉर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी इसमें देती है बेटा, वो ये लिखते हैं बहुत बार कि इसके पास लॉन्गिट्यूडनल प्लस सर्कुलर मसल्स होती हैं। एसके एलिमेंट्स के पास सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल होता है, हालांकि वो मसल मेंशन भी नहीं करते हैं हमारे लिए। नेरेस जो होता है बेटा वो यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि डाइशियस होता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात होती है, बाकी सब इसमें बाइसेक्सुअल होते हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट लाइन होती है कि नॉन कॉर्डेट्स जैसे कि एनिलिडा जो होता है उसमें डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स होती हैं ऐसे, और गैंग्लियाज होते हैं कुछ इस तरीके से कि सेरिब्रल गैंग्लियाज हो गए, और इन सेरिब्रल गैंग्लियाज को इन नर्व कॉर्ड्स के साथ, जस्ट आपको समझाने की कोशिश है बेटा, कनेक्ट करती हैं लैटरल नर्व्स। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि एनसीईआरटी में एक लाइन बोल देते हैं कि डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, टेरेड गैंग्लियाज और उनको लैटरल नर्व्स जो है बेटा वो कनेक्ट कर रही हैं। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। इसके अंदर मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, पैरापोडियाज हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, नेफ्रीडिया है, फाइलम एनलिडा के बारे में। नेरिस है, हिरुडिनारिया है, अर्थ फॉर्म नहीं दिया है, उसको एनसीईआरटी में लिखते हैं फेरिटेमा। फेरिटेमा या संस्कृत डराइव्ड है, बाद में हमने इसे लेटिनाइज कर दिया होता है। तो एनलिडा के बारे में पता होना चाहिए, एसके हेलमिंथ के बारे में पता होना चाहिए, प्लेटी हेलमिंथ के बारे में हमें पता होना चाहिए बेटा। आगे देखते हैं। आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो देखो आर्थ्रोपोडा के अंदर भी हमें कुछ बेसिक बात पता होनी चाहिए हमेशा यार। जैसे कि लार्जेस्ट फाइलम है, कितना बड़ा है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि कम से कम ये ग्रेटर देन 2/3 है। कितना है? ग्रेटर देन 2/3। एनिमल्स इसी में होते हैं। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस का मतलब मैंने अभी भी आपको बताया था, टू हैंग अपॉन, किसी चीज के ऊपर रुकना। मेन बॉडी पार्ट से जो एक्सटेंशंस होती हैं उन्हें अपेंडेजेस कहते हैं। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट दिखा भी रखे हैं आपको उसने, इंसेक्ट्स वगैरह। बॉडी में हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन होता है। यहाँ पे भी मेटामेरिज्म दिखती है, क्योंकि 3 थोरैक्स होते हैं और 10 सेगमेंट एब्डोमेन के होते हैं। जब हम कॉकरोच पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें पढ़ाया जाता है। ओपन सर्कुलेशन होता है। एक्सक्रीशन मैल्फेजन टेब्यूल से होता है, जो कि साइंटिस्ट है मार्सेलो मैल्फेगी, उसके बेस पर हमने इसका नाम दिया होता है बेटा। उसके अलावा इसमें हमें कुछ कुछ बातें और ध्यान रखनी होती हैं जो एनसीईआरटी हमें बता देती है। एक, इसके अंदर सिंपल और कंपाउंड आई का डिफरेंस होता है वर्सेस कंपाउंड आई। सिंपल आई का मतलब होता है जिसमें एक ही लेंस होगा, जैसे हमारे में कंपाउंड आई जैसे ओमेटिडियस, कॉकरोच में होते हैं बहुत सारे बेटा। फिर इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, जैसे कि बुक लंग्स या बुक गिल्स। बुक लंग्स या बुक गिल्स, या बुक लंग्स और बुक गिल्स। बुक गिल्स यहां लिख दिया तो यहां बुक लंग्स लिख दो। तो कहा जाता है कि ये वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं बेटा जिसके अंदर हमें देख के ये समझ में क्लियरली आ जाता है कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो थिन लीफ लाइक फोल्ड्स में है, और जो लीफ लाइक फोल्ड्स हैं वो कुछ इस तरीके से जैसे कि बुक के पेज होते हैं उससे मैच करते हैं, इसलिए बुक लंग्स या बुक गिल्स कहा जाता है। फिर इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं हमें, जैसे कि हमारे लिए कुछ फायदे के लोग हैं, जैसे कोई हमारे लिए इकोनॉमिकली फायदेमंद है, जैसे सिल्क वॉर्म हो गया या बॉम्बिक्स। एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। या लेसिफर, जिसको लेके बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, रेजन से रिलेट करता है वर्ड, इससे हमें रेजन्स मिलते हैं, हमारे काम का है बेटा ये। या कुछ होते हैं जो हमारे लिए नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि वेक्टर्स, जैसे मलेरियल पैरासाइट के लिए पढ़ते हैं एनोफिलीज, या डेंगू के लिए पढ़ते हैं एडीज। या तीसरा हमारे पास होता है ग्रेजेरियस पेस्ट, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जैसे कि लोकस्टा। और एक हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं किंग क्रैब टाइप के स्ट्रक्चर्स, जो लिविंग फॉसिल्स होते हैं। तो ये आर्थ्रोपोडा के बारे में बताया गया होता है बेटा। फर्टिलाइजेशन वैसे ही इंटरनल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एक्सटर्नल मैंने शुरू में क्या दिया था, 3 ही जगह याद रखना है, टिनोफोरा, हेमिकोडिटा और इकाइनोडर्माटा बेटा। तो ये आर्थ्रोपोडा की बात हो गई भाई, जो मेजर मेजर बात हमें पता होनी चाहिए, जो हमें समझ में आनी चाहिए। मोलस्का की बात करते हैं बेटा। अगर हम देखो तो मोलस्का की बात अगर हम करेंगे तो मोलस्का के अंदर भी हमें कुछ क्लैरिटीज होनी चाहिए। क्या क्लैरिटी होनी चाहिए बेटा, है ना, कि 2 ऑर्गेनिजम्स हैं मेनली। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो मोलस्का के अंदर कौन कौन से 2 हैं भाई?
पाइला या एप्पल स्नेल, और ऑक्टोपस या डेविल फिश। एक तो ये नाम समझ में आ गए। हेड होता है, देखो दिख रहा होगा आपको, हेड के पास टेंटिकल्स होते हैं बेटा, देखो ये हेड हो गया, है ना। हेड के पास टेंटिकल्स होते हैं, एंटीरियर हेड पे, एक ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी जाती है। माउथ जो होता है उसमें रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं रेडुला। रेस्पिंग मतलब ये बोर्ड है और मैं इस पे अगर, या दीवार है उस पे ऐसे ऐसे स्क्रैब करूं और दीवार के कुछ कुछ पार्टिकल्स गिरने लगे, है ना, मेटल की स्टिक लेकर ऐसे, उसको बोलते हैं रेस्पिंग करना। कि मैं इस पाम पे ऐसे ऐसे करूं और यहाँ से कुछ स्किन सेल्स आ जाएं, तो वैसा कुछ पार्ट होता है। बॉडी में 3 डिवीजन होते हैं, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। हेड दिख रहा है मुझे। विसरल हम्प की बात करूं तो हम्प मतलब जो कैमल में पीठ ऐसे उठी हुई दिखती है उसको कहते हैं, या देसी गाय में भी दिखती है। तो अगर ये हम्प का एक स्ट्रक्चर मैं मान के चलता हूं कि ऐसा कुछ हम्प का स्ट्रक्चर है, तो इसके ऊपर बेटा मोलस्का के अंदर एक लेयर होती है जो इसको कवर करती है ज्यादातर केसेस में। उस लेयर को कहते हैं मेंटल लेयर। और हम्प और मेंटल लेयर के बीच में जो प्रेजेंट है उसे कहते हैं मेंटल कैविटी। वहां से एक ऑर्गन निकलता है जिसे टिनिडिया, एनसीईआरटी में शायद ये नाम नहीं है, या फेदर लाइक गिल्स कहते हैं। तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हमारी मदद करेगा। ये सेकंड लार्जेस्ट होते हैं। कैल्सीरियस शेल होती है, यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इक्विनोडर्माटा में आप पढ़ोगे काइनोडर्म्स में कि कैल्सीरियस ऑसिकल है, यानी कि एक बोनी स्ट्रक्चर है जो स्किन के अंदर एम्बेड हो गया है। ये प्रोटेक्टिव लेयर है, वो बोनी स्ट्रक्चर है, लिटिल बोन है जो स्किन के अंदर एम्बेड हो गई है। अनसेगमेंटेड बॉडी, यानी इसमें कोई मेटामेरिज्म नहीं है बेटा। हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प है, बट विसरल हम्प में बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। रेडुला इसके अंदर आपको नजर आता है। और एंटीरियर हेड पे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, सेंसरी टेंटिकल्स ऑन एंटीरियर हेड। और भी इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी में लिखे जाते हैं जो हम याद कर सकते हैं, जैसे कि डेंटिलियम बेटा, या लोलिगो जैसे नाम, है ना। ऐसे नाम हम और भी याद कर सकते हैं। मोलस्का मतलब सॉफ्ट बॉडीड होता है। आगे चलते हैं। इकाइनोडर्माटा की अगर हम बात कर लेते हैं बेटा, तो इकाइनो मतलब स्पाइनी होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो देखो इसमें 2 एग्जाम्पल्स उसने आपको दिए हैं बेटा। कौन कौन से 2 एग्जाम्पल्स हैं? एस्टेरिस यानी कि स्टारफिश, जो ये वाला नाम है, और ऑफ्यूरा जो दूसरा नाम है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटल स्टार। उसके अलावा क्यूक्यूमारिया वगैरह और ये नाम भी एनसीईआरटी में दिए जाते हैं। स्पाइनी बॉडी होती है, कैल्सीरियस ऑसिकल्स मैंने पहले ही बताया था, कैल्शियम कंटेनिंग चीजें, बोन्स हैं जो बॉडी वॉल के अंदर एम्बेडेड होती हैं। एडल्ट्स रेडियल होते हैं, लार्वा बायलेटरल। लार्वा मतलब मास्क, देखो मास्क कर दिया ना, लार्वा को देख के कोई बता ही नहीं सकता था कि इसका एडल्ट कभी रेडियल होगा। वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जो लोकोमोशन वगैरह में हेल्प करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, जो इसका माउथ होता है बेटा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, माउथ इसका लोअर या वेंट्रल साइड पे होता है। तो एनएस कहाँ पे होगा भाई? तो इसका जो एनएस होता है बेटा वो अपर साइड या डॉर्सल साइड होता है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें। और मैं काफी देर से कह रहा हूं कि इस ग्रुप के साथ एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो कि इससे पहले मुझे एनसीईआरटी के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ कहाँ नजर आता था? टीनोफोरा में नजर आता था बेटा। आगे चलते हैं। देखो फटाफट रिवाइज हो जाती हैं चीजें, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर होगा तो कोई बहुत मुश्किल कभी भी टॉपिक को करने में नहीं आती है बेटे। फाइलम इकाइनोडर्माटा, तो 3 चीजें होती हैं भाई इसके अंदर, प्रोबोसिस, कोलार और ट्रंक। सबसे ऊपर प्रोबोसिस ही है। प्रोबोसिस का मतलब फीडर या एलिफेंट ट्रंक भी होता है। और कोलार होता है, कोलार वाले रीजन के नीचे आपको स्टोमोकॉर्ड नजर आता है। इसके अंदर शायद इन्होंने नाम नहीं दे रखा, बट एनसीईआरटी में यहाँ स्टोमोकॉर्ड लिखा जाता है। और लास्ट में ट्रंक रीजन होता है। वॉर्म लाइक होते हैं प्रोबोसिस, कोलार और ट्रंक होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन, मैंने पहले ही कहा था, क्लोज्ड सिर्फ आपको एनिलिडा में ही ज्यादातर देखने को मिलता है बेटा। एक्सक्रीशन का स्ट्रक्चर प्रोबोसिस ग्लैंड का होता है।
यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इसमें एक एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, बैलेनोग्लॉसस या सैकोग्लॉसस। हाफ कॉर्डेट्स होते हैं ये लोग। तो ये बेटा हमने नॉन कॉर्डेट्स जो हैं वो सारे के सारे कर लिए हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा के बारे में। कॉर्डेटा के अंदर आपको फंडामेंटल फीचर्स दिखाई देंगे, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड ऊपर है। नोटोकॉर्ड से एनसीईआरटी के डायग्राम में भी आपको ये बात कभी कभी हो सकता है कि आपसे पूछी जाए। उसके बाद बेटा होलो नर्व कॉर्ड होती है, पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स मतलब गिल्स की ओपनिंग जो कि फेरिंग्स के रीजन से है। वाटर अंदर जाएगा, वहां से बाहर निकल जाएगा, उस वाटर में से ऑक्सीजन बॉडी तब तक ले चुका होगा। गिल स्लिट्स अगर फेरिंग्स पे है तो फेरिंजियल, और अगर कहीं और है तो वो नॉर्मली गिल स्लिट्स से कहलाती ही है बेटा। पोस्ट एनल टेल कभी कभी प्रेजेंट होती है, कभी कभी प्रेजेंट नहीं होती है। ये फीचर्स होते हैं फाइलम कॉर्डेटा के। किसी नए ऑर्गेनिज्म में, किसी ऑर्गेनिज्म में जब हमें ये फीचर्स दिखते हैं तो हम उसे कॉर्डेटा में क्लासिफाई करते हैं उसके करेक्टर्स देखकर। ये गिल स्लिट्स दिखाई दी हैं, ये नर्व कॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड, ये पोस्ट एनल टेल का उसने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है क्या होता है। कॉर्डेट्स वर्सेस नॉन कॉर्डेट्स, तो नॉन कॉर्डेट हम पढ़ चुके हैं, उसमें नोटोकॉर्ड नहीं था, यहाँ पर होगा। वहाँ वेंट्रल सॉलिड डबल सेने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, यहाँ डॉर्सल होलो और सिंगल होगा। गिल स्लिट्स नहीं थी, यहाँ होती हैं। हर्ट वेंट्रल है, वहाँ पर डॉर्सल अगर होगा तो जैसे कैनिडोर्मेटा में होता ही नहीं है। टेल पोस्ट एनल टेल कॉर्डेटा में होती है और उसमें नहीं होती है। तो ये बहुत आसान है डिफरेंस याद करने, अगर हमने अब तक का पार्ट क्लियरली पढ़ लिया होता है तो। क्लासिफिकेशन में बात करते हैं तो जो इनिशियल कॉर्डेट्स होते हैं बेटा, जिसे हम प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं, वो ये दोनों लोग होते हैं। इनको बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटो मतलब वही प्रोटेस्टा वाला ही खेल है, द फर्स्ट वंस। यूरो का मतलब होता है टेल, यानी कि इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ लार्वा की टेल में होता है, तो यूरोकॉर्डेटा कहते हैं, एडल्ट में नहीं होता है। एग्जाम्पल होता है एस्कीडिया या फिर सेल्पा या फिर डोलियोलम। सेफलोकॉर्डेट्स यानी कि हेड से स्टार्ट होगा और टेल तक पूरा जाएगा। टेल में तो पहले ही था, नेक्स्ट में हेड में भी आ गया, तो हेड टू टेल पूरा हो गया। इसमें ब्रैंकियोस्टोमा होता है। इस ब्रैंकियोस्टोमा का ही आपके टेक्स्ट बुक में दूसरा नाम भी दिया होता है, एम्फियोक्सस, या ब्लेड शेप जैसे इसकी बॉडी दिख रही है, इसकी वजह से इसे कई बार लेंसलेट भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात होती है कि जैसे यूरोकॉर्डेटा वगैरह ये जो ग्रुप है ये कई बार एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। जैसे वहां पर टीनोफोरा और इकाइनोडर्माटा एक्सक्लूसिवली मेराइन थे, ऐसे यहाँ पर ये भी एक्सक्लूसिवली मेराइन कैटेगरी में देखे जाते हैं। वर्टिब्रेटा का मतलब वर्टिब्रल कॉलम का होना है, जिसकी वजह से हमें मेटामेरिज्म का हिस्सा माना जाता है। तो इसमें देखो नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। इसका मतलब क्या है कि वर्टिब्रेटा तो एक कॉर्डेटा है, बट सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कॉर्डेट्स यूरो या सेफेलो कॉर्डेट्स भी हो सकते हैं बेटा। तो ये क्लियर होगा मेरे हिसाब से आपको। आगे चलते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले वो आते हैं जिसके पास जॉ ही नहीं है, मैंडिबल मैक्सिला नहीं है, जैसे कि साइक्लोस्टोम्स। तो देखो जॉ नहीं है तो ये अपीयरेंस आएगी नहीं, माउथ ऐसे आगे से बिल्कुल सर्कुलर पॉइंटेड हो जाएगा। तो साइक्लो का मतलब ही वो होता है सर्कुलर। टोमा मतलब हमेशा से माउथ या ओपनिंग ही होता है। और क्या बातें होती है, देखो डायग्राम देख के आपको समझ में आ रहा होगा, इस ग्रुप में स्केल्स नहीं होंगे और फिन्स भी नहीं होंगे, जो कि एक तरीके की अपेंडेजेस होती हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ नहीं दिखते। एनसीईआरटी से इसकी हमें इसमें 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स जरूर नजर आते हैं। ये लोग ज्यादातर बेटा एक्टो पैरासाइट्स होते हैं। फिर हमें कहा जाता है कि और अगर हम बात ध्यान देंगे तो कैसा होता है, तो कहते हैं कि इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसे हम एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। कि वैसे तो ये लोग जनरली साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं बेटा ये मेराइन होते हैं, लेकिन जब एग लेइंग करनी होती है तो ये चले जाते हैं टी में, और वहां पर फिर इनका लार्वा बनता है और एडल्ट की डेथ हो जाती है। लार्वा मेटामॉर्फोसिस यानी कि एडल्ट में दोबारा कन्वर्ट होता है और फिर वापस रिटर्न करता है टू द ओशन। एग लेइंग को हम स्पॉनिंग कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो टेरोमाइजोन या लैम्प्रे या फिर माइग्जन या हेगफिश, ये हमें इसके बारे में ध्यान रखना होता है बेटा। फिर ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथो मतलब जॉ, ओरल कैविटी में जॉज होती हैं।
इसकी दो सुपर क्लास हैं, वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम है, ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और ये दोनों सुपर क्लासेस हैं, स्पाइसेस और टेट्रापोडा। यहाँ फिश दिख रहा होगा, यहाँ 4 लिम्ब 2 4 लिम्ब 2 हैंड लिम्ब वाला फ्रॉग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। कॉन्ड्रिस थाइस की बात करते हैं तो इसका जो थाइस जो वर्ड होता है बेटा, इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है फिश। कॉन्ड्रिच का मतलब है कि कार्टिलेजिनियस होगा उसमें नोटोकॉर्ड, जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडियोफाइसी। तो फाइसी का मतलब था सी वीड। तो कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन होता है, माउथ लोकेटेड होता है वेंट्रली। वेंट्रली मतलब जैसे अभी हम इकाइनोडर्माटा में पढ़ रहे थे, डाउन साइड पे, बेली की तरफ। प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, प्लेकॉइड का मतलब होता है प्लेट लाइक। और जो टीथ होते हैं बेटा, टीथ भी कहते हैं मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स ही होते हैं। टीथ भी इसके अंदर जो हैं वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, और ये लोग बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। तो ये भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका रहता है। एयर ब्लैडर नहीं होता, इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना होता है, लेकिन इनकी बॉडी में गिल कवर होता है, गिल्स को कवर करा जाता है। गिल कवर को हम लोग कहते हैं बेटा ऑपर्क्यूलम। फिर बात आती है विविपैरस होते हैं ये विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इससे अगले वाले ओविपैरस होते हैं विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा, जैसे कि स्कॉलियोडन या डॉगफिश, या प्रिस्टिश या सॉफिश। इसके अलावा इसके अंदर एनसीईआरटी में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन दी जाती है कि इनके पास क्लैस्पर्स होते हैं मेल्स में। क्लैस्पर्स, क्लैस्पर का मतलब होता है बेसिकली टू होल्ड ऑन। पेल्विक फिन की एक्सटेंशंस हैं, और ये कॉपुलेशन में फीमेल को होल्ड करने में मदद करते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन में मदद करी जा सके। इसमें दो और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे लिए, जैसे कि टॉर्पेडो या ट्राइगन। ये नीचे वाला पॉइजनस स्टिंग है बेटा, और ऊपर वाला इलेक्ट्रिक रे के नाम से एनसीईआरटी में जाना जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए बेटा क्लास कॉन्ड्रिच थाइस के बारे में। तो क्लास ये है, क्लास के ऊपर फाइलम है बेटा, फाइलम के ऊपर किंगडम है। फाइलम इसका कॉर्डेटा है और किंगडम एनिमेलिया है। ऑस्टिस थाइस में अगर हम बात कर देंगे तो बोनी होगा एंडोस्केलेटन, ऑस्टियो मतलब बोनी, थाइस मतलब फिश। हिप्पोकैम्पस दिखाई देगा, सी हॉर्स। कैटला फ्री लिविंग, फ्री लिविंग कह रहा हूं सॉरी, फ्रेश वाटर। कैटला के अलावा फ्रेश वाटर में आपको लेबियो दिख सकता है, क्लैरस दिख सकता है। माउथ मोस्टली टर्मिनल, यानी कि पॉइंटेड एंड पे होगा। ऐसे जब फिश जब खत्म हो रही होगी तो एकदम यहां होगा पॉइंटेड एंड पे, ना बेली की साइड पे ना अपर। गिल्स कवर्ड बाय ऑपर्कुलम। एयर ब्लैडर होता है, मोस्टली ओविपैरस होता है। इंपॉर्टेंट बात है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है इसमें भी और फ्रॉग्स में भी। इसके पास एनसीईआरटी में लिखा जाता है जो स्केल्स होते हैं वो होते हैं साइक्लॉइड, यानी कि सर्कुलर, या होते हैं बेटा टिनॉइड। टिनॉइड मतलब वही टिनोफोरा वाला, कॉम्ब लाइक, राइट। ये बात हमें पता होनी चाहिए बेटा जब हम इसकी बात करते हैं। तो क्लास ऑस्ट्रिच थाइस की। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ गया क्लास एम्फीबिया। ड्यूअल लाइफ होती है, मॉइस्ट स्किन होता है। फिशेस में 2 चैम्बर हार्ट होता है, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल। बर्ड्स और मैमल्स को छोड़कर सारे कोल्ड ब्लडेड या पोइक्लोथर्मस होते हैं। मॉइस्ट स्किन, 3 चैम्बर्ड हार्ट। रेस्पिरेशन कर सकता है ये स्किन से भी, या ये रेस्पिरेशन कर सकता है गिल्स से भी, या ये कर सकता है लंग्स से भी। पिछली बार इसके रेस्पिरेशन पे क्वेश्चन भी नीट के अंदर आया था। सेलेमेंड्रा का मतलब टेल्ड एम्फीबियन होता है। जनरली इनके पास टेल होती नहीं है। जनरली एम्फीबिया में जो बॉडी डिवीजन है उसमें सिर्फ हेड और ट्रंक होते हैं। रेप्टिलिया, अच्छा और देखो एम्फीबिया के अंदर क्या है, 3 चैम्बर हार्ट हो गए। 3 चैम्बर हार्ट में क्या क्या होगा बेटा, 2 एट्रिया होंगे और एक होगा वेंट्रिकल, राइट। इनके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसको हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, क्लोएका। इसको नॉर्मल लैटिन ग्रीक भाषा में सीवर कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे सीवर होता है जिसमें गंदा अच्छा सब पानी जा रहा होता है, ऐसे ही इसके पास इसके रेस्पिरेटरी कह रहा हूँ सॉरी, रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी, तीनों के वेस्ट को बाहर निकलने के लिए एक ही ओपनिंग होती है जिसका नाम क्या होता है बेटा, क्लोएका होता है। इसके एग्जाम्पल्स के अंदर देखते हैं तो राना टिग्रिना दिखेगा, सेलेमेंडर दिखेगा, या बफो या टोड दिखेंगे, या इक्थियोफिस दिखेंगे। ऐसी चीजें आपको दिख सकती हैं। आगे चलते हैं, रेप्टिलिया यानी जो क्रीप या क्रॉल करते हैं, ड्राई स्किन होती है,
स्केल्स या स्क्यूट्स होते हैं। स्क्यूट्स का मतलब होता है बोनी प्लेट्स या जो शील्ड की तरह काम करेंगे। इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में लाइन लिखी होती है कि स्केल्स शेड एज स्किन कास्ट, यानी जो इसकी जो कवरिंग होती है वो नॉन लिविंग होती है। जैसे जैसे इंटरनल ऑर्गन्स की जो बढ़ती है ग्रोथ, तो बाहर वाली लेयर को बार बार रिप्लेस करते रहते हैं और बड़ा हो जाता है, फिर इस लेयर को हटाएंगे फिर और बड़ा हो जाएगा ऑर्गेनिज्म। तो आउटर लेयर को जो हटाना है, अब आउटर लेयर पे ही स्केल्स हैं, तो जब वो हटेगी तो स्केल्स भी वहां से शेड ऑफ होंगे ही बेटा। जनरली 3 चैम्बर हार्ट होता है, बट क्रोकोडाइल में कितना होता है? 4 चैम्बर, हमें पता ही है। इसके 2 क्लासिकल एग्जाम्पल्स होते हैं। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग एम्फीबिया में भी नहीं होती, रेप्टिलिया में भी नहीं होती। टिम्पेनम ही रिप्रेजेंट करता है, टिम्पेनम मतलब ईयर ड्रम, वो रिप्रेजेंट करता है इसमें ईयर ओपनिंग को। कैमलियन ठीक है भाई, फ्री लिजर्ड, किलॉन टर्टल। तो कोई पूछ सकता है टॉर्टोइस का नाम क्या होता है? नाजा स्नेक है। टॉर्टोइस का नाम आप ध्यान रखिएगा, टॉर्टोइस को टेस्ट्यूडो कहते हैं, टेस्ट्यूडो फॉर टॉर्टोइस। बाकी हॉर्मिडेक्टिलस और वाइपर वगैरह ये सब उसने लिखा होता है, बैंग्रस वगैरह। पाइथन नॉन पॉइजनस होता है और ये तीनों पॉइजनस होते हैं बेटा। तो ये बात हो गई भाई। अब लास्ट हिस्से पे आते हैं, दैट इज एव्स एंड बर्ड्स। एव्स, ये देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ही क्या है, ये वार्म ब्लडेड होंगे दोनों के दोनों। वार्म ब्लडेड का मतलब होता है कि इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बॉडी के अंदर, चाहे बाहर कुछ भी टेम्परेचर हो। फेदर्स होते हैं इसमें, जो इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। फोरलिम्स होते हैं जो उड़ने में काम आते हैं। और ये जो नीचे स्ट्रक्चर हैं जिनको हिंडलिम्स कहते हैं, ये इनकी वॉकिंग या स्विमिंग में काम आते हैं। हिंडलिम्स पे इनके पास बहुत बार स्केल्स होते हैं। हिंडलिम्स में इनके पास बहुत बार क्या होते हैं बेटा? स्केल्स होते हैं। हिंडलिम्स पे क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि इनको बहुत ऊपर उड़ना होता है, तो इनके साथ 1-2 प्रॉपर्टी या 1-2 फैक्टर और काम करता है। तो इसको यहां लिख देते हैं, शायद तुम्हें उतना क्लियरली ना देखा हो। तो एक तो मैंने आपको बताया बेटा कि इसके अंदर जो हिंडलिम्स होते हैं, फोरलिम तो ठीक है, लेकिन जो इसके हिंडलिम्स होते हैं उसमें स्केल्स होते हैं जो कि रेप्टिलियन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जब इनको बहुत ऊपर उड़ना होता है, तो जैसे मैंने बताया था कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ऐसे इनके पास एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एयर सैक्स, जो कि रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ऊपर जाकर मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट हो जाता है, तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए होता है। इनके पास बीक होती है बेटा, शायद आपने पढ़ा होगा। जॉ मॉडिफाई हो जाती है बीक में, उसमें कोई टीथ नहीं होता। तो डाइजेशन करने के लिए इनके पास डाइजेस्टिव चैम्बर्स होते हैं एडिशनल, जिसको क्रॉप या गिजर्ड कहते हैं। क्रॉप फूड को थोड़ा मॉइस्चर करता है, गिजर्ड फूड को प्रॉपरली ब्रेक डाउन कर देता है। इनके बारे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात जो हमेशा याद रखनी होती है कि इनकी जो बोन्स होती हैं वो फुल्ली ऑसिफाइड होती हैं। यानी कि अगर मैं देखूं तो बोन कुछ इस तरीके की होगी, बाहर से फुल्ली ऑसिफाइड और अंदर से खाली। उसको बोलते हैं न्यूमैटिक बोन, जिसकी वजह से वेट कम होता है और ये उड़ पाते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं तो ये देखो, पैवो दिख ही रहा है आपको, पीकॉक। पैरट दिख रहा है बेटा, इसे बोलते हैं सिटिकुला। ऑस्ट्रिच दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रूथियो। तो इस तरीके से इस ग्रुप में ये सब लोग बेटा पाए जाते हैं। फिर हमें मैमीलिया दिख रहा है बेटा साफ साफ। तो मैमीलिया के अंदर मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, हेयर होते हैं स्किन पे, पिना ये एक्सटर्नल फ्लैप्स जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर हर्ट होता है, हेट्रोडोंट होते हैं हम बहुत बार। हमारे सारे टीथ अलग अलग होते हैं, जैसे फिशेस में तो सारे दांत एक जैसे होंगे, पर हमारे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर सब अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एक तो ये हो गया भाई ऑर्निथोरेंचस, डक बाइल्ड प्लेटिपस। और ये देख लो बेलेनोपेट्रा दिख रही होगी आपको, ब्लू व्हेल। ये यहाँ पे टेरोपस दिख रहा होगा, फ्लाइंग फॉक्स, ये सब इसी में होते हैं। तो मैं दिख गया कि ये पानी में भी रह सकते हैं, ये समुद्र के अंदर भी हैं, ये उड़ भी सकते हैं, ये जमीन पे भी रह सकते हैं, इसलिए बोलते हैं इनकी अपीयरेंस बहुत अबंडेंट में होती है बेटा। तो ये हमने एनिमल किंगडम की यहाँ बात कर ली बेटे। ये फीचर्स हैं जो फाइलम हमने पढ़े थे, उनकी एक छोटी सी
समरी टाइप है जो आप देख सकते हो, ठीक है। कॉर्डेटा तक की हमने इसमें कुछ कुछ फीचर्स फाइलम के डाल दिए हैं बेटा। तो ये एनिमल किंगडम का पूरा हो गया बेटा काम। फिर मिलेंगे दोबारा अगले टॉपिक के साथ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे अहेड।